बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। अनहोनी से सेनेटर बनने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बने, वो एक और अनहोनी होने पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। वो ऑपोजिशन एक और अनहोनी होने पर शिकस्त खुर्दा है। वो ऑपोजिशन जो कि हमें ये बताया करती थी कि किस तरह ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, वो ऑपोजिशन हमें जो ये बताया करती थी कि किस तरीके से इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है, और इमरान खान को तो सियासत का अलिफ बे नहीं पता, वो तो खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी है। हमने देखा कि इमरान खान ने बहुत खूबसूरत सियासत करते हुए ना सिर्फ अपने बिल को पास करवाया, बल्कि इस हद तक ऑपोजिशन पर प्रेशर डाला कि ऑपोजिशन अपने ही ओहदों से मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हो गई। एनीवेज जी, एक ऑपोजिशन के इस्तीफे के बाद तो हमने देखा कि जैसे हुकूमती बेंचेस के ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े खासुल खास जो स्पोक्स पर्सन है इमरान खान साहब के, उन्होंने तो ना सिर्फ खुशी का इजहार किया, शुक्रिया अदा किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इस इस्तीफे पर, बल्कि उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली में, वो भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। मगर शर्त क्या थी? शर्त ये रही है, अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ इमरान खान एंड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, के शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अगर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए तो वो भी अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मुल्क के अगर मैं हालात की बात करूं तो महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। बिजली की प्राइसेस हों, पेट्रोलियम प्राइसेस हों, उनके ना थमने वाला सिलसिला महंगाई का जो है वो जारी सारी है। किसी तरह नहीं रुक रहा, किसी तरह कम नहीं हो रहा, किसी तरह उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन मुल्क का एक अलमिया है इस बात में, और इस दफ़ा अलमिया पता क्या है कि आर्मी के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो भी बिजली का बिल इतनी ईजीली नहीं दे पा रहे हैं। अगर खबरों की माने तो आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स ने नेपरा को ये लिखा है कि प्लीज़ बड़ाई मेहरबानी, आपका बहुत रहम करम होगा कि आप किसी तरह आर्मी के जितने भी कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनको 50% यानी 50% की छूट दे दें बिजली के बिल्स में, क्योंकि बिजली के बिल्स उनसे अदा नहीं हो रहे। ये है हाल आज के पाकिस्तान का, और ये है अलमिया कि आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स भी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। अब जो आम आवाम है वो किसे कोसे? इस हुकूमत को कोसे जो कि बिल्कुल नाअहल है, कि उस ऑपोजिशन को कोसे जो कि बेहिस है और बेरहम है? यही मेरा बस आज का सवाल है। और आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखूंगी। हैदर गिलानी साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग एमपी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हैदर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सिटिंग एमपी तो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि वो गिलानी साहब के साहबजादे भी हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज के शो का आगाज़ उनसे करना चाहूँगी। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रेजिग्नेशन आपने दे दिया, ठीक है, बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो ये कहूँगी और हर समझने वाला शख्स ये कहेगा कि रेजिग्नेशन बनता भी था, बिकॉज जब इतने बड़े ओहदे मिल जाते हैं या इतने बड़े ओहदों के लिए फाइट की जाती है और उसके बाद अपना कोई पर्सनल कमिटमेंट सामने रख दी जाए कि जी हम इसलिए नहीं पहुँच सके, तो वो जेब नहीं देता। लेकिन जो आप लोगों ने एक्सक्यूज दी, मैं कासिम को भी सुन रही थी ओवर द वीकेंड डिफरेंट चैनल के ऊपर, मैंने गिलानी साहब को भी सुना, जो एक्सक्यूज ये दिया गया वो ये दिया गया कि आपके लिए सरप्राइज था ये पूरा का पूरा इवेंट, कि जिस तरीके से सेशन हो रहा है सेनेट का और इसके अंदर स्पेसिफिकली ये बिल के बारे में डिस्कशन की जाएगी, ये शायद आपसे चीज छुपी भी थी। सर, इस एक्सप्लेनेशन के अलावा कोई और रीजन है आपके पास? जी, थैंक यू बीनेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे बीच में बहुत कॉल्स भी आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है बीनेश? जी 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 बिल्कुल, आपके सवाल की, आपके जवाब को मुंतज़िर। आपने अपना इंट्रो भी बड़ा लंबा और बड़ा अच्छा करके दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब कहा कि किसको कोसें, तो इस गवर्नमेंट को जरूर कोसें और इस गवर्नमेंट को जरूर पूछा जाए और सवाल किया जाए इनसे कि क्या जब ये बिल बलडोज करने पे आते हैं नेशनल असेंबली में जॉइंट सेशन की शक्ल में या रात को एजेंडा दे के, तो आप क्या समझते हैं कि इस पे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में हो, वो कोई गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे कि अगर वो मौजूद नहीं थे वहाँ पर? ये तो गवर्नमेंट का जो भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स समझता है उसको ये बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, नेशनल प्रोविंशियल असेंबली का। मुझे पता है कि किस तरह जो ये मेजॉरिटी है वो बहुत मुश्किल होती है
गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी कि तमाम हर वक्त अपने मेंबर्स को इंश्योर करें कि वो वहाँ मौजूद हों। जहाँ तक आपका गिलानी साहब के क्रेडेंशियल्स के ऊपर सवाल है, तो गिलानी साहब ने कोई इतनी फाइट नहीं की इसके लिए, ओहदों के लिए। हमेशा आपको पता होगा उनकी पॉलिटिकल जो लेगेसी है आपके सामने है। 85 से वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने स्पीकर भी रहे, उन्होंने ऐसी रूलिंग्स भी दी जो उस वक्त की गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट उनसे खुश नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए रसूलों की खातिर वज़ारत उज़्मा का ओहदा छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी इस्तीफ़ा के लिए की पेशकश की। तो ओहदे मैटर नहीं करते, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत की स्ट्रेटजी का, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। सेनेट के अंदर बिल लेके आए, ये इन्होंने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मतलब बलडोज करना जो एक अलग वर्ड है, इन्होंने बदतरीन रवायत कायम की है अपर हाउस के अंदर। जिस तरह इन्होंने रात को 12 बजे, पौने 12 बजे इन्होंने एजेंडा दिया और एजेंडे के बाद इन्होंने ये चेक किया कि गिलानी साहब मौजूद नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो इन्होंने सुबह अपना ये जो स्टेट बैंक का बिल था वो ले आए। अगर गिलानी साहब वहाँ मौजूद होते, इन्होंने फिर ये बहाना करना था कि जी हम जॉइंट सेशन में ये बिल ले जाते हैं, जिस तरह बाकी बिल इन्होंने जॉइंट सेशन से पास करवाए हैं। तो ये अच्छा हैदर, आपने बोला कि पौने 12 बजे गिलानी साहब का मैंने खुद सुनाया, जब सेनेट के अंदर वो आए तो उन्होंने बताया कि रात को 11:30 बजे, लेकिन अगले ही दिन विच वॉज जुमा, उसी दिन दोपहर को सब लोगों को लेटर्स गए कि भाई आना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नहीं, उस दिन नहीं गया, ये उससे एक दिन पहले गया भाई। फ्राइडे को इन्होंने बिल पेश किया। ये जो मैसेज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऑफिस पे जाता है, ये तो हर इजलास में तमाम सेनेटर्स को मैसेज, एक प्रोटोकॉल SOP है ये, कि सबको जाता है कि आप इंश्योर करें अपनी प्रेजेंस के अगर कोई बिल आ जाए। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल हो तो फिर उसमें तो गिलानी साहब खुद इसके लिए वो करते हैं, लॉबी करते हैं, बिल्स के लिए लॉबी की जाती है। और इनको पता था कि रजा रबानी खैर और हिना रबानी खैर के वालिद का इंतकाल हुआ है, 40 इयर्स की एफिलिएशन थी उनकी गिलानी साहब के साथ, तो वो उनके फ्यूनरल, उनके कुलों के ऊपर वो मौजूद होंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो बिल लेके आए, और ये डरे हुए थे, खौफ में इन्होंने ये बिल पेश किया। और मैं समझता हूँ कि ये मतलब इन्होंने तो बदतमीजी की हद कर दी। और ये जो आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, की किस हैसियत में PTI के जो लोग हैं वो भाई शाह महमूद कुरैशी तो हैदर यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप लोगों को सेनेटर बनाने के लिए, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए जो हुकूमती बेंचेस ने सपोर्ट दी थी, यूसुफ रजा गिलानी ने अपना इस्तीफा दे करके उस दिन सेशन में ना आ करके उन लोगों का शुक्रिया अदा किया इन रिटर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका वोट उस दिन कास्ट नहीं हुआ। जो भी हुआ, अब तो खैर आप लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ, क्या इसके अंदर सीनियर जो लीडर्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चाहे वो आपके चेयरमैन हो बिलावल भुट्टो, चाहे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो ये आसिफ जरदारी साहब, क्या इनका कोई रोल नहीं था इसमें? गिलानी साहब ने तो हमेशा जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उनका बार बड़ा हाई है गिलानी साहब का। और ये टर्न कोर्स हमें ना बताएं कि किस तरह हमें पॉलिटिक्स करनी है और किसका शुक्रिया अदा करना है या किसका नहीं करना। तो आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड टू टर्न कोर्स कमेंट ऑन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटेरियन जिसकी इतनी कुर्बानियाँ हो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के लिए। वो अगर हमें बताएंगे तो ये तो फिर क़यामत की निशानी है। ठीक है, मेरे साथ जरा बने रहिएगा। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहती हूँ। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दानियाल हैं हमारे साथ? वालेकुम सलाम। ओके, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी। एक और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर आप लोगों को जीत हो गई, और इसलिए मुबारकबाद देना चाह रही हूँ क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी ये कहा कि भाई, बल्कि उन्होंने तंज लगाया, उन्होंने कहा कि भाई अब लोगों को, सियासतदानों को भी, लोगों को भी ये पता चल गया है कि सेनेट के अंदर भी अब इस तरीके से बिल पास हो जाते हैं। सर, ये सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या हल है? अच्छा बिनिश, पहली बात तो ये कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की कामयाबी है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई फैसला होता है और अक्सरियत की बुनियाद पर होता है तो उसे कबूल करना चाहिए।
हाँ, उसमें सही जरूर बात है। खामियां हो सकती हैं, उसमें कोताहियां हो सकती हैं, उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, उसमें कोई दो ठीक है। राय नहीं है। लेकिन उसकी फिर वो रीजंस पेश करना कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, मैं कुल पे चला गया था, और वहीं से आपने खुद ही अपने अभी उनसे सवाल भी किया मेरे छोटे भाई से, और कहा कि जी के लेटर भी गए थे कि ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें आना चाहिए। देखिए दोनों तरफ से थी कि मतलब हमारे यहाँ से भी कुछ लोगों की वहाँ पे गैर हाजिरी थी और इनकी, लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, और इनको तो बिल्कुल पाबंद करना चाहिए था अपने लोगों को कि एक इम्पॉर्टेंट बिल आ रहा है जिसकी हमने मुखालफत करनी है, तो इसे किसी सूरत पास नहीं होने देना। तो उसमें यह है कि कोई इतना दूर भी नहीं था। और फिर कुल जो है, आपको पता होगा जब कौमी असम्बली में बिल आया तो शेख रशीद साहब के भाई का इंतकाल उसी दिन हुआ था, और वो छोड़कर बिल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो वहां पर आए, और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट करके वो अपने भाई की तदफीन के लिए गए। तो ये तो कुल था, इसको तो आगे पीछे किया भी जा सकता था, क्योंकि तो दुआ तो हो चुकी थी, मगफरत तो अल्लाह ताला ने उनकी कर दी होगी यकीनन, क्योंकि सबने दुआएं की होंगी उनके लिए। तो लेकिन ये जो बकौल ऑपोजिशन के कि जी आज बड़ा जुल्म हो गया इस मुल्क के साथ है, बड़ा इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ डाल दिया गया है, तो इस बिल को बचाने के लिए वो कुल छोड़ा जा सकता था। लेकिन बहरहाल वो हर एक की अपनी एक जिम्मेदारी है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि जी उन्होंने वो रिटर्न किया है, जो क्योंकि हमें भी उस वक्त बहुत तकलीफ हुई थी कि जब मैं इस शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, एक अपोजिशन की तरफ से, एक कौमी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से। ट्रेजरी बेंचेस का कैंडिडेट हारा, 16 वोट हमारी तरफ से उनको जीतने वाले को पड़े। लेकिन उसके बाद एक और सेनेट की सीट जो थी, खवातीन की सीट जो थी, उसमें हमने उससे बहुत ज्यादा वोट लिए जितने के गिलानी साहब को पड़े, उससे ज्यादा वोट लिए तो खातून ने, और वो जीती। तो ये सारी चीजें होती हैं कि कहाँ पे मैनेज हुआ, कैसे मैनेज हुआ, तो इसमें मैं तो उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो असल सवाल है वो है जो आपने मुझसे किया, महंगाई सूट करती है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। एक खुशखबरी दे देती हूँ। अभी जो रीसेंट खबर आ रही है जो कि शहबाज गिल साहब ने शेयर की है ट्विटर के जरिए, आज यकम को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना था, लगभग कहा यह जा रहा था कि 11 से 12 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा। लेकिन जो समरी भिजवाई गई, पीएम ऑफिस ने उस समरी को डेफर किया है। इमरान खान साहब ने अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने को रोक दिया है, अभी इसको होल्ड पे रखा गया है, समरी को डेफर किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर सोच विचार करके फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए, आवाम के लिए ये थोड़ी देर के लिए राहत और खुशखबरी है कि वो जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना था, जो कि लगभग कहा यह जा रहा था कि 11 से 12 रुपए पर लीटर किया जाएगा, वो एज ऑफ नाउ होल्ड पर है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब अपनी बात मुकम्मल करें, मुझे दानियाल की तरफ जाना है। जी अच्छा देखें, पहली बात तो कि ये कोई खुशखबरी नहीं है, ये मतलब यकीनन प्राइस का जो है, जब किसी चीज़ की कम्योडिटी की प्राइस का इजाफा होता है उसका इम्पैक्ट पूरे उसको पड़ता है। लेकिन अगर मैं तो ये समझता हूँ कि 2 दिन बाद जो काम करना है या 4 दिन बाद जो काम करना है, अगर आप समझते हैं, मैं हुकूमत का नुमाइंदा होते हुए ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप हुकूमत ये समझती है, मिनिस्ट्री ये समझती है कि इस कीमत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर तो बढ़ाया जाए। अगर जरूरी नहीं है तो फिर 2 दिन या 3 दिन का मौखिर भी जरूरत नहीं है उसकी, फिर तो ना बढ़ाया जाए, इस तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर महंगाई को हमने काबू नहीं किया, मैं कई दफा बिनिश आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि अगर हमने उसकी तरफ फोकस नहीं किया, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, बिल पास होना नहीं होना, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। अच्छा, अब उसके लिए क्या करना है? देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई महंगाई, वो कहते हैं महंगाई इशू एक अलग है, महंगाई को कंट्रोल करने के तरीकेकार इख्तियार किए जाए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं नौकरियों को जो है जॉब्स क्रिएशन की जाए, ताकि जिस घर के अंदर अगर एक शख्स है तो दूसरा कमाने वाला आ जाएगा है। मैं और जैसे हेल्थ कार्ड इशू किया गया, सिंध गवर्नमेंट भी हेल्थ कार्ड दे दे वफाक के साथ मिलकर, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इसी तरह स्कूल की जो वो है सूरत हाल जो है उसको बेहतर किया जाए। तो ये चीजें करने से ही जो है महंगाई कंट्रोल होगी। दुनिया में महंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो है और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है जिससे वो इतनी ज्यादा उनको परेशानी नहीं होती। चलिए, ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है। दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो PMLN का हम मौक़िफ़ जानेंगे और डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। विल बी बैक इन अ बिट।
ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में हैदर गिलानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी रहनुमा PMLN और आफ्ताब जहांगीर साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे साथ बने हुए हैं। बैरिस्टर साहब, एक इस्तीफे का हम जिक्र कर रहे थे, ऑपोजिशन लीडर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे सेनेट के अंदर, जो कि हैं यूसुफ रजा गिलानी। उसके ऊपर हम लोगों ने ऑब्वियसली हैदर गिलानी का मौक़िफ़ भी लिया, लेकिन जब मैं ये बात कर रही थी, मैं रिपीट कर देती हूँ बिकॉज पता नहीं आपने पहले सुना कि नहीं सुना, लेकिन इमरान खान साहब के जो मुशीर ख़ास हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने ना सिर्फ दावा किया बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ दी एक इस्तीफे के आने के बाद कि भाई एक और इस्तीफे की उनको पेशकश की गई थी, और वो ऑफर किसी और ने नहीं, शहबाज शरीफ ने कराई थी, जो कि अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में, और वो ऑफर इस शर्त पर कराई गई थी कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए तो शहबाज शरीफ अपना इस्तीफा दे देंगे। क्या ये खबर ठीक है? क्या आपको इस खबर का पता है? क्योंकि अभी तक PMLN के बेंचेस से इसका कोई रिबटल नहीं आया, और अगर रिबटल नहीं आता तो फिर क्या खबर को सच माना जाए? देखें जी, शहबाज गिल साहब की तो ऐसी बातें होती हैं, हवाई बातें सारी होती हैं, और रिबटल जब स्पोक्स पर्सन जो है वो इसका रिबटल आई एम श्योर अगर ज़रूरत पड़ी तो जल्द दे भी देंगे, और उनकी बात में ना कभी कोई हकीकत है, ना थी, ना हो सकती है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पर शहबाज गिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं, इतनी बड़ी ओहदों पर हैं, और अगर बड़ी बात करेंगे तो जवाब देना तो बनता है। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ज़रूर जवाब दीजिए कि जो अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा दिया है, उस पर PMLN खुश है कि ना खुश है? व्हाट इज हैपनिंग इन PMLN बेंचेस? विनेश, ये तो आपने इस तरह की बात की, शहबाज गिल साहब PM हाउस में बैठते हैं तो बहुत सच बोलते हैं। यहाँ का जो अपना प्राइम मिनिस्टर था, जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, आज तक वो किधर बनी? गवर्नर हाउस को गिरा के कॉलेजेस बनाने थे और पार्क्स बनाने थे, किधर बने? जो उन्होंने करनी थी 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने थे, वो किधर आए? जो उन्होंने वादा किया था आवाम से सस्ती रोटी का, जो आवाम से वादा किया था सस्ती बिजली का, जो आवाम से वादा किया था सस्ते आटे का, वो किधर रह गया? इनकी बातें, दावे, झूठ के अलावा कुछ नहीं है, और ये हर चीज़ में प्रोपेगेंडा करते हैं। इन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खात्मे के खिलाफ, और करप्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होगी। आप CPI के इंडेक्स उठा के देख लें तो आप 140 नंबर पे आ गए हैं। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो वो कहता है 6 पॉइंट्स आप करप्शन के ऊपर चले गए हैं। आप इनकी किसी चीज़ को भी देख लें जो आपको सिवाय झूठ, प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी, एंड दैट इज़ इट। और जहाँ तक यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला है, उनके रेजिग्नेशन का, वो उनकी पार्टी बेहतर इसको जवाब दे सकती है, लेकिन ही इज़ वेरी डेयर टू मी, वेरी क्लोज टू मी, और मेरे पर्सनल रिमार्क्स ये हैं और हमेशा भी ये रहेंगे दैट ही हैज स्टूड विद डेमोक्रेसी, ही इज़ ऑलवेज स्टूड फर्म विद डेमोक्रेसी। और जब अपोजिशन, ये हुकूमत ओछट कंधे करती है, रात के 1-1 बजे आपको भेज के क्या नाम है अगले दिन का मैंने एजेंडा, और कोशिश करे कि मैक्सिमम बंदे मिस हों, तो इस तरह चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर दोबारा बिनिश इसमें PTI तहरीक इंसाफ की कोई विक्ट्री नहीं है, इनकी कोई जीत नहीं है इस बिल में। ये पाकिस्तान को बेच के आ गए हैं 3 अरब के ऊपर, और हम ये इनको बार बार रो रहे थे, इनको समझा रहे थे कि आप पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को बेच के आ रहे हैं, आप पाकिस्तान के वेलफेयर को बेच के आ रहे हैं, आप स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को बेच के आ रहे हैं, और आप उसको IMF के आगे अपना वही हाल करेंगे जो हुस्ने मुबारक की रजीम का हुआ, जो कायरो में हुआ कि ब्लड शेड के बाद भी 6 महीने हुकूमतें नहीं चल सकी, क्योंकि सिर्फ IMF के बैड टर्म्स की वजह से। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हम आपको रीनेगोशिएट करके देते हैं, आप हमारी टीम के साथ बैठें, लेकिन ये ताकत के इदारों में, अवानों में इतने पागल हुए हैं कि इनको समझ ही नहीं आई। और आप देखना, ये बात आप याद रखेंगी कि इंशाल्लाह जो अदम एतमाद और ये इनके अगले कुछ महीनों में इनको घर भेजा जाएगा, तो दिस विल बी, ये एक कड़ी होगी, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, जो पाकिस्तान का दुश्मनी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में बाहर बैठ के कोई नहीं कर सकता, जो अब आज हुकूमत कर रही है पाकिस्तान के बाद के साथ और पाकिस्तान के साथ। आपके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, पर्सनल ताल्लुकात भी अच्छे हैं, आई नो कि आप बैरिस्टर हैं, आपके लॉजिक्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि जी ये हुकूमत की जीत नहीं है, इस रियलिटी को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना दानियाल, या आपके लिए, PMLN के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अगले राउंड में वापस आपके पास आती हूँ। मेरे पास आपके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे नहीं पता कि आप तक ये खबर पहुंची है कि नहीं पहुंची। आफ्ताब भाई, मुझे ये भी नहीं पता आप तक ये खबर पहुंची है कि नहीं पहुंची, लेकिन मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। हमें आपने बताया कि जी IMF से आप लोगों ने अगली किस्त लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, किचन नहीं चल रहा, और क्योंकि IMF के पास जाना मतलब आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है, आपको जाना पड़ रहा है पिछली हुकूमतों की वजह से। चले आप चले गए, आप मिनी बजट लेकर के आ गए, उसको भी अब आपने किसी तरह करवा घूंट पी लिया। सुनने में यह आया है कि इमरान खान साहब चाइना के दौरे पर जा रहे हैं और वहां से कोई $3 अरब लेने हैं।
फिर आगे वो कजाकिस्तान जा रहे हैं, वहां से $1 अरब लेना है, फिर रशिया जाना है, रशिया से भी कोई जो है उन्होंने डॉलर्स लेने हैं। द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि वेदर प्राइम मिनिस्टर गोज और डजंट गोज, बट अगर इतने ज्यादा अरब आ रहे हैं विच मीन्स के $5 अरब रफली अगर आ रहे हैं, तो इतने ज्यादा पैसे कहां जा रहे हैं? ऑलरेडी IMF की किस्त तो आपको मिल रही है, मिनी बजट ऑलरेडी पास हो चुका है, क्या करेंगे इतने पैसों का? बहुत शुक्रिया बिनिश के आपने कहा कि पैसों का क्या करेंगे। पैसों का तो वही है, हर आदमी को पैसों की जरूरत है। ये मुल्क को, इस रियासत को चलाने के लिए जो माजी की हुकूमतों ने करके गए, उसके बाद इस मुल्क में अब जितना पैसा भी आए कम है। मैं आपको मिसाल के तौर पर, क्योंकि फिर आप कहेंगे क्योंकि मैं बैठा कराची के अंदर हूं, मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूं, कि आप कराची के हालात देखें, वहां पर जितना पैसा लगाएं वो पता नहीं चलता कि पैसा गया क्यों, कहां पर है। वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आज एक इदारे में गया, वो कान पकड़ रहा था, वहां का DG कान पकड़ रहा था, कह रहा था कि आफ्ताब साहब हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये जहां से कंट्रोल होते हैं डिपार्टमेंट्स, हम कुछ नहीं कर सकते है, कि हम कोई करप्शन नहीं रोक सकते, हम कोई लैंड ग्रेबिंग नहीं रोक सकते, हम कोई तरक्याती काम नहीं कर सकते। वो भाई मेरे कैसे चलेगा ये मुल्क? अगर इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को सही करना है, जो माजी में खराब हो चुका है उसको सही करने के लिए तो जितना पैसा, जहां हमें शौक नहीं है बिनिश, आपको भी किसी को भी शौक नहीं होता कि वो किसी के पास जाकर रिक्वेस्ट करे कि जी मेरी मदद करो, है कोई, लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इस 25 करोड़ आवाम के साथ जो हशर करके गई है माजी की हुकूमत, कि वो यहां से सब कुछ लूट कर है, उन्होंने जाकर बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें बनाई हैं, जो वहां से मिलेंगे नहीं पैसे इनको वापस। नहीं, आपको ये पता है, आपको ये पता है कि ये $5 अरब एक्स्ट्रा आ रहा है, IMF की किस्त के अलावा आ रहा है। आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है, ओके नहीं आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है बिनिश, और मैं इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर आपको पता है तो लेकर आएंगे, अपनी जात के लिए नहीं लेकर आएंगे। सर आप नेशनल असेंबली में बैठते हैं, कुछ पता होगा कि ये प्रोजेक्ट लगाना है, इस पर पैसे खर्च करने हैं। नहीं, आफ्ताब जहांगीर जिस घर में रहता है वो उसी घर में है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो छोटे से क्वार्टर से उठकर वर्कर, कारकुन, वो छोड़े उस बात को कि कोई MNA MPA की बात मैं नहीं कर रहा, कि छोटे से वर्कर को देखे, उसका हाल उठाएं या उसकी हिस्ट्री उठाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पर रहता था, एक छोटे से क्वार्टर में रहने वाला आज जो है 20 करोड़ की कोठी में कैसे पहुंच गया। ये SHO जो है, ये इसकी तनख्वाह कितनी होगी एक SHO की, इसकी एसेट्स देखें, इसकी जायदादें देखें, इसका रहन सहन देखें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बादशाह चल रही, वो कहता है जी मुझसे पूछोगे तो तुम्हारा किचन बंद कर दूंगा मैं। अजीब सूरत हाल का शिकार हुए हुए, तो यहाँ तो जो कुछ लाएंगे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। अब इसकी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर आफ्ताब जहांगीर साहब दूर करने के लिए 3.5 साल हो गए आपको हुकूमत में, अभी हुकूमत आपकी है। अच्छा नहीं लगता कि हम किसी की जातियात के ऊपर, जिंदगी के ऊपर बात करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, उनकी माजी की जिंदगी को भी जानता हूं और अभी हाल की जिंदगी को भी जानता हूं, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं किसी की माजी की और हाल की जिंदगी पर बात करूं। मैं जानता हूं कि आपके करीब के लोगों को भी मैं जानता हूं, मैं और बहुत से लोगों को जानता हूं। मैंने 62 साल इस शहर कराची में गुजारे। मैंने सियासत के अंदर देखा है कि लोगों को, मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मैंने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां वो क्या करती हैं इस मुल्क के साथ, जो खिलवाड़ करके ब्रेक इस रिमाइंडर के साथ आफ्ताब जहांगीर साहब ब्रेक ले रही हूं कि आफ्ताब जहांगीर सिटिंग MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटेंगे। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दानियल चौधरी PMLN से, आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हैदर गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ बने हुए हैं। दानियल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आफ्ताब जहांगीर को, ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन पहले शेख रशीद के इस कमेंट के ऊपर, इस बयान के ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करना है। बल्कि रिस्पॉन्ड क्या करना, मैं तो कहूँगी कि आप इमरान खान साहब की शागिर्दी में आ जाएँ। सियासत कैसे करनी है आप इमरान खान साहब से सीखें, क्योंकि शेख रशीद साहब हमें बता रहे हैं कि अपोजिशन के 14 से 15 लोग अभी भी हुकूमत के साथ, उन लोगों के साथ राब्ते में हैं। बिनिश, अगर तो हमने इनकी शागिर्दी में आना है तो और झूठे वादे करने, लोगों को झूठी उम्मीदें देनी, पाकिस्तान को बेचना, अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी के किसी चीज़ को हाथ ना लगाना और पूरे मुल्क को ऑन हॉल्ट पे लेके ले आना, तो अगर ऐसे सियासतदान की शागिर्दी में आना है तो आई थिंक पाकिस्तान का क्या ही बनेगा। लेकिन बिनिश, जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, मैं उस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जो महंगाई की शरह है,
आज इन्होंने जो 50 लाख नौकरियां देने की बात की थी, इनकी पॉलिसीज और झूठ की वजह से आज 20 मिलियन लोग पॉवर्टी की लाइन से नीचे और 5 मिलियन लोगों की बेरोजगार हो गए हैं। बिनिश, इनकी किस बात के ऊपर बंदा माने, इनकी किस चीज़ के ऊपर? अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी कहा कि पुरानी हुकूमतों ने इनको आटा की कीमतें ये दी थी। पुरानी हुकूमतों ने आपको कहा था 50 रुपए की चीनी को आप 120 रुपए पे ले जाओ। पुरानी हुकूमतों ने कहा था कि आप बम्पर क्रॉप जिस आटे को कहते थे उसको डबल प्राइस पे आप बेचो। कहा 700 का बिकता था, आज 1450 पे बिक रहा है। पुरानी हुकूमतों ने आपको कहा था डॉलर जो 105, 107, 110 पे कंट्रोल था, आप उसको 180, 190 पे ले जाओ और स्पेकुलेट करें कि 200 पे ले जाओ। पुरानी हुकूमत ने आपको एक चीज़ विरसे में दी थी और वो ये दी थी, पाकिस्तान जो शुरू से हमेशा से अंडर डेवलप्ड नेशन है, इसको पहली दफ़ा डेवलपिंग नेशन का स्टेटस दिया था। इसकी ग्रोथ को 5.11 पे ले गए थे। आपकी पाकिस्तान को क्या नाम है, उस पीक पे ले गए कि आपकी इकोनॉमी को लोग कह रहे थे कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन है, आपके क्या नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथनिंग करेंसी ऑफ द रीजन होगी थी। और अब हम बात करें, कशकोल उठा के फिर रहे हैं, IMF के आगे हम अलग पैसे मांग रहे हैं। इमरान खान ने एक सपना दिखाया था, उन्होंने एक ड्रीम थी कि मैं पाकिस्तान को इकोनॉमिक टाइगर बनाऊंगा, और इकोनॉमिक टाइगर कौन बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? असद उमर एग्जीक्यूट करेगा। असद उमर को 6 महीने में उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। आज 4 साल पूरे होने के बाद अकाउंटेबिलिटी का जो नारा लेके लगा था शहजाद अकबर साहब, किधर गए हैं? अकाउंटेबिलिटी फेंक दिया है। रुक जाए दानियल, वक्त कम है। पॉइंट आ गया। जी, ये दानियल ने बड़ा अच्छा याद कराया सच, वरना खबर निकल जाती। बहुत बहुत शुक्रिया दानियल। ये अकाउंटेबिलिटी बयानिया एक और धचका आपको लग गया आफ्ताब जहांगीर साहब। ये लीगी रहनुमा आपको कमरुस्सलाम याद है ना, तो उन्होंने 9 महीने जेल भी काटी है साफ पानी केस के मामले में, बाइज्जत बरी हो गए हैं। एक एक करके हर लीगी रहनुमा जिसको जेल में डाला गया वो बाइज्जत बरी हो गए। कहां गया आपका नैरेटिव? देखिए, बात ये है कि हमारा नैरेटिव ये है, हम ये कहते हैं कि मैं पूछता हूँ बैरिस्टर साहब से कि अगर पापड़ वाले के, अगर फालूदे वाले के, अगर साइकिल पंचर वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनसे बैंक वाले तो रिकॉर्ड दे रहे हैं ना, हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं। काम है इदारों का, इदारे अपना काम करें, तो कोई वजह नहीं कि अगर जिन्होंने जुर्म किया उन्हें सजा मिले। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैंने आज की बात बता रहा हूं। आपके नुमाइंदे को मेरे साथ भेज देते या मैं आपको वहां लोगों से मिलवा दूंगा कि एक इदारे में गया, वो कहता है जी 88 से पहले का सारा रिकॉर्ड जला दिया, फोटो कॉपी जला दी। तो भाई कहां से लेकर आएंगे सबूत? और सबको पता है करप्शन हो रही है। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है बिनिश, जिसकी आप खुद जब अपने ड्राइंग रूमों में बैठती थी या आप अपने प्राइवेट महफिलों में बैठती, आपको पता होता है कि क्या जुर्म किया इस कौम के साथ लोगों ने। ये ऐसा नहीं है, ये महल पहले इनकार किए गए, फिर इकरार किया गया, फिर कहा गया मेरी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप तो मेरी तो पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया की बात करती हैं। फिर वो सारा निकल आया, फिर एक दिन 2 अरब रुपए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।